एवरीवन, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या लेके आया है? क्लास 11th की इंग्लिश की सभी पोएम्स की वन शॉट रिवीजन। एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाते हैं, पोएम्स में से क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें याद रखनी है, और एक्सप्लेनेशन। भाई प्यार हो जाएगा, प्यार इन पोएम से। 3 पोएम तो ऐसी हैं जो सीधा दिल पे लगती हैं, दिल पे। उन्हें पढ़ने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। आइए बता दो कौन सी है वो इंपॉर्टेंट पोएम्स और कैसे तुम्हें पोएम से प्यार होगा। बस मुझे आराम से देखते जाओ, वीडियो को लाइक दबा के भर देना अपने प्यार से, और मैं चला तुम्हें पोएम सिखाने। लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो कभी खफा नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपटू कि बच्चा हो जाऊं। जी हां दोस्तों, ये पोयम नहीं है, ये एक मां की याद है। मां जब छोड़ के चली जाती है तो एक औलाद को, एक बच्चे को कैसा लगता है। यही पोयम है जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। फोटोग्राफ किसकी होगी भाई? इस तरह की कोई फोटोग्राफ होगी जिसमें मां की बचपन की तस्वीर है और उसकी बेटी उस तस्वीर को देख रही है और बस मां को याद कर रही है। इतनी खूबसूरत ये पोयम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं और इसको समझना बिल्कुल आसान है। क्यों? आपकी भी मदर है आपके साथ। टचवुड, ऊपर वाले से दुआ है कि जितने भी लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं उन सब की मां की उम्र बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो। उनकी उम्र, उनकी सेहत बहुत बड़ी हो, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो। ये मेरी दुआ है मेरे सभी देखने वालों की मदर्स के लिए है ये, क्योंकि मां से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। आइए देख लेते हैं क्या कह रही है शर्ली टूलसन, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। वो अपनी मां को याद कर रही है। वो कहती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went peddling। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, मेरा बच्चा कुछ भी रटने जैसा नहीं है। कार्डबोर्ड किसको कहा गया है? कार्डबोर्ड कहा गया इस फोटोग्राफ को, इस फोटो फ्रेम को। ये देखो किससे बना हुआ है, ध्यान से देखो ये किससे बना हुआ है। ये कार्डबोर्ड से ही तो बना हुआ है। और इसमें क्या है? एक तस्वीर है। अब ये ऐसी तस्वीर कैसी, किसकी तस्वीर है? मां की तस्वीर है अपनी कजिन्स के साथ। शोज क्या दिखा रही है? कार्डबोर्ड में क्या दिख रहा है कि 2 लड़कियां हैं, कजिन्स हैं, वो पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग का मतलब ऐसे छपा, पानी में ऐसे छपछपा रही हैं, कूद रही हैं, वो ये हरकतें कर रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी टोटल 3 लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। और वो जो बड़ी लड़की है, सबसे बड़ी लड़की उन सब में है, जो कि तकरीबन 12 साल की। कौन है वो 12 साल की लड़की? ऑथर की मदर। कौन 12 साल की वो लड़की? कौन है? मदर, उसकी मदर, ऑथर की, पोएट की मदर है वो। मदर की बात हो रही है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। थ्रू देयर हेयर का मतलब कि उनके बाल खुले हुए हैं, वेट हैं, और वो उनमें से स्माइल कर रही हैं ऐसे मगन होके। 10-12 साल की बच्चियां हैं वो तीनों, वहां पे मजे कर रही हैं। कहां पे? बीच पर। किस जगह पे है ये? बीच पर है मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है? एट द अंकल विद कैमरा, उनके साथ उनके अंकल है जो कैमरे से उनको क्लिक कर रहे हैं, उनको पोज देने को कह रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ये मेरा प्यारा सा चेहरा मेरी मां का चेहरा है, और जब मैं पैदा नहीं हुई थी ना, ये तब का चेहरा है। 12 साल की थी जब मेरी मम्मा, ये तब का चेहरा है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, और वहां पे समुद्र है जो कि बहुत ज्यादा नहीं बदला है, क्योंकि समुद्र तो वैसे ही रहता है। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है मेरा बच्चा टेम्पररी, जो कि उनके कदमों पे पानी जो है उनके कदमों में टच कर रहा है, यानी गीले हो रहे हैं उनके पैर। ये दिखा रहा है ट्रांजिएंट फीट का मतलब कि जो कि वक्त बदल गया है, यानी मां की उम्र बढ़ गई है, वो आगे बड़े हो गए, लेकिन सी नहीं बदला है, समुद्र अब भी वैसा ही है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot। मां अगर जिंदा होती तो 20-25-30 साल बाद वो इसको देखती तो पता है क्या कहती? 25-30 साल बाद जब उसको देखती तो कहती, इस पे हंसती, इस स्नैपशॉट को देख के, इस तस्वीर को देख के हंसती और कहती, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहती देखो बेटी और डॉली को देखो, जो कि उनके कौन है? कजिन्स है। उनको मुझे दिखाती, कहती देखो इनको, देखो कैसे हमें कपड़े पहनाए जाते थे, बीच पे लेके जाते थे, वो ये सब हमें दिखाते और खुश होती। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। मेरी मां के लिए वो जो सी हॉलीडे था ना, वो जो वहां बीच पे घूमने जा रही थी अपने कजन्स के साथ, वो उसका फेवरेट पास टाइम था, पास्ट की मेमोरीज थी। अब मेरे लिए वो जो मां की मुस्कुराहट है ना, उससे प्यारा कुछ नहीं है। वो जो हंस रही है ना, उसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी मां,
उसके बाद आगे क्या कह रही है, आगे क्या कह रहे हैं, बोथ राय विद द लिबर्टीज ऑफ लॉस। राय का मतलब ये होता है इस तरह से मन में एक उदास भावना से भी ऐसे मुस्कुरा के देखना। हम दोनों ही इस चीज को इस तरह से देखते कि यार पास्ट मेमोरी थी जो कि अब गुजर गई है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी एज years एज दैट गर्ल लिव्ड। यहां कौन डेड है और कितने साल से डेड है, यहां ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारी पॉइंट कहना चाह रही है कि अब जब पोइट की जो मां है उसे मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने साल की वो फोटो में नजर आ रही है, यानी कितने 12 years old, यानी 12 साल हो गए उसे अपनी मां को खोए हुए। अब जब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही है, अब क्या हालात है, एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब जब मां को मरे हुए 12 साल हो गए, अब कुछ कहने को नहीं है, अब सिर्फ खामोशी है, स्पीचलेस है। जो पोइट है वो क्या है, वो स्पीचलेस है अपनी ग्रीफ में। किसका ग्रीफ है उसको, कि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही है। इससे बड़ा लॉस कुछ और नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा लॉस था जो कि पोइट इस फोटो को देखने के बाद ऐसे ऐसे देख रही है, फोटो को ऐसे देख रही है और अपनी मां को देखे जा रही है कि कैसी मेरी मेरी मां हंस रही है, मुस्कुरा रही है, पर अफसोस अब 12 साल बीत गए उसे इस दुनिया से, वो अपनी मां को याद कर रही। इतनी प्यारी ये पोएम है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही था इसके अंदर। दोस्तों आइए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हें याद कर लेनी है, घोट लेनी है, वो सुन लो। क्या है इसके अंदर, इसकी समरी क्या है, अ ट्रिब्यूट टू दी पोइट्स मदर। पोइट की मदर को एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि एक तरह से। लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर, जिसमें वो किसको देख रही हैं, लुकिंग कर रही हैं किसको, फोटोग्राफ को। कौन, जो हमारी पोइट है वो। हर मदर वॉज 12 years old, 12 साल की उसमें नजर आ रही है, टॉलेस्ट है, उनके साथ उनके 2 कजिन्स हैं, उनके अंकल उनका फोटोग्राफ ले रहे हैं, है ना, इतना ही तो है ना, और उनके बाल खुले हुए हैं जिसमें से वो देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। शी चेंज ओवर द years एंड द सी रिमेन सेम। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सी है वो सेम है, जिसमें एक वर्ड भी यूज किया गया टेरिबली, ट्रांजिएंट फीट, है ना, तो ट्रांजिएंट का मतलब ही क्या है, टेम्परेरी। ओके आगे बढ़ जाते हैं, और क्या है इसमें, हर मदर वुड लाफ एट हर फोटो आफ्टर 25 years। 25-30 साल बाद उसकी मदर उस फोटो को देख के हंसती खिलखिलाती। बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट। पास्ट की जो सबसे प्यारी मेमोरी थी उसकी मदर की कौन सी थी, बीच हॉलीडे। और पोइट की सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है, तुम लोग बताओ कमेंट करके, एक एक वर्ड, सब लोग एक वर्ड बताओ वो कौन सा था, सब बताएंगे एक साथ कि उस जो पोइट का फेवरेट मेमोरी है वो कौन सा है, आप मुझे बताना, ठीक है। आगे आगे वैसे पढ़ लिया तो आंसर मिल ही गया होगा कि हर लाफ्टर वाज द पोइट्स फेवरेट पास्ट मेमोरी, कि वो जो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, वो पोइट को सबसे प्यारा लग रहा है। पोइट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 years। पिछले 12 साल पहले, यानी 12 साल हो गए उनकी मौत को, जो पोइट की मां है उसी को वो याद कर रही है। ये टोटल इसकी स्टोरी है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं। आइए इसके लिटरेरी डिवाइस 2-3 है वो देख लेते हैं। एलिट्रेशन, बार बार जो एक ही अक्षर यूज हो रहा होता है, क्या कहते हैं, साउंड यूज हो रहा होता है, वो कौन कौन सा था, स्टूड स्टिल, सा सा, थ्रू देयर, माय मदर, मा मा, टेरिबली, ट्रांसिएंट, टा सा सा, ये तो तुम्हें समझ में आता ही है। ऑक्सीमोरॉन, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड होते हैं। लेबर्ड, ईज, लेबर्ड मतलब मुश्किल, डिफिकल्टी, कठिनाई, मेहनत, है ना, ईज मतलब आसानी, ये है, ठीक है। आइए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। अब तो वैसे सब कुछ तुम्हें आता ही है, पूरा पता है। जैसे व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने क्या कैप्चर्ड किया, कि वहां पे थ्री गर्ल्स हैं, कजिन्स हैं, जो कि सी बीच पे पैडलिंग कर रहे हैं। क्या वर्ड मेरा बच्चा, एक साथ सब लोग, कौन सा वर्ड याद रखना है, पैडलिंग। कौन सा वर्ड, पैडलिंग। पैडलिंग इज द वर्ड जो आपको याद रखना है। वो लोग क्या कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग। जैसे जैसे डक होती है ना, डक करती है, छपछपाती है, ऐसे कूदती है साथ साथ, वो लोग पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और What is the meaning of the line both rye with the labored ease of loss? तो राय का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या एक आयरनी, एक मॉक करते हुए स्माइल होती है ना, जिसके अंदर दर्द भी होता है। तो इसमें ये बताएंगे क्योंकि जो पोइट थी, शी हैड लॉस्ट हर मदर, पोइट अपनी मदर को खो चुकी है, और जो 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 उसकी मदर है वो अपनी पास्ट मेमोरीज को देखकर उसको अफसोस होता, दुख होता, उसके बारे में ये, ठीक है। व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, पिछले सालों से क्या नहीं बदला, सी नहीं बदला है, सी आज भी वैसा ही है, सी हैज नॉट चेंज ओवर द इयर्स, ठीक है। बाकी इसके जो और क्वेश्चंस हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, जैसे ये तो बहुत आसान था कि कार्डबोर्ड किसको डिनोट कर रहा है, वो फोटोग्राफ, स्नैपशॉट फोटोग्राफ जो है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे, और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे टेंशन ना लो। वैसे तो इतना तुम्हें समझा दिया मैंने कि अब तुम फंसोगे नहीं। एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो यूं कर दोगे, ठीक है। तो जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो बता दिए। राय था, ट्रांजिएंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करना। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी,
टेम्परेरी जो कि परमानेंट नहीं है। और पैडलिंग, पैडलिंग ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो तुम्हें याद करने ही करने हैं, तुम्हें पता होने चाहिए। बाकी इसके लाइव सेशन में तुम्हारे जस्ट एग्जाम से पहले लूंगा। क्लास 11th की इंग्लिश के लाइव सेशंस होंगे, टेंशन मत लेना। दोनों बुक, उनकी पोएम, सब कुछ होगा, ठीक है। ये सब होंगे होंगे। अपनी एग्जाम डेट, फाइनल एग्जाम डेट मुझे कमेंट करके जरूर जाना। अगर बाद में पता चले डेट तो भी आके कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ जिसका नाम है द लेबनम टॉप। अच्छा, एक बात बताओ, ये पोएम कैसी लगी? मैं चाहता हूं एक बच्चा जिसने भी ये वीडियो देखा वो ये जरूर बताए कि ये पोएम उसको कैसी लगी। दोस्तों नेक्स्ट पोएम का नाम है द लेबनम टॉप। लेबनम कौन होता है? लेबनम एक पेड़ का नाम है, जिसे अमलतास का पेड़ कहते हैं। ये खूबसूरत सा पेड़ जो देख रहे हो ना, पीले कलर का, यही है लेबनम का पेड़। बड़ा खूबसूरत पेड़ है। ये कौन सी पक्षी है भाई? इसका नाम है गोल्ड फिंच। क्या नाम है इसका? गोल्ड फिंच नाम की ये बर्ड है। अब ये कहानी क्या है, इसमें कवि क्या कह रहा है भाई? बड़ी प्यारी कहानी है यार, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के भी। आओ तुम्हें सुनाता हूं। लेबनम टॉप इसका नाम है और इसके पोइट है टेड ह्यूज। एक बार कमेंट में सब एक साथ लिख दो ताकि याद रह जाए पोइट का नाम। अच्छा अभी ये फोटोग्राफ की पोइट का नाम क्या था? जल्दी बताना। पकड़े गए, जल्दी लिख के बता दो, लिख दो, एक बार याद रह जाएगा। अब लेबनम टॉप की कहानी क्या है? द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब वो बता रहे लेबनम टॉप कैसा है? बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है। आफ्टरनून का टाइम है, सितंबर का आफ्टरनून है, और वो कैसा नजर आ रहा है? वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। उसकी पत्तियां एकदम पीली होती हुई दिख रही हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी कुछ पत्तियां कैसी हैं? पीली होती नजर आ रही है। मतलब एक अभी वो बहुत खिलने का उसका समय नहीं है। ऑल इट सीड्स फॉलन, उसके सभी बीज क्या हैं? वो फॉल हो चुके हैं, गिर चुके हैं। अब क्या होता है देखते हैं यहां से। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब तक यह हाल था जब तक गोल्ड फिंच नहीं आई थी। गोल्ड फिंच कौन है? अरे हमारी जिंदगी में भी तो ऐसी गोल्ड फिंच होती है कि हमारे जो रूखा सूखा जीवन होता है उसे बहुत बाहर आ जाती है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, ऐसे कुछ लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं। उनके आने के बाद ना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। हम मुरझाए हुए होते हैं लेकिन फिर हम खिलने उठ लगते हैं, खिल उठते हैं, खुश होने लगते हैं। ऐसे किसी एक दोस्त की हमें तलाश होती है कि वो हमारी जिंदगी में आए और हमारी रूखी सूखी जिंदगी कोई मजेदार बना दे। तो थैंक्स टू ऑल दोज फ्रेंड्स। ऐसे लोगों के लिए भाई थैंक यू ही निकलता है मन से। लेकिन वो दोस्त ना छोड़ के चले जाते हैं फिर। क्यों? क्योंकि उनका काम ही सिर्फ इतना होता है कि कुछ देर के लिए हमें खुशी देंगे और फिर हमें छोड़ के चले जाएंगे। हम वापस से फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। ये जीवन है, ये जिंदगी का उसूल है। ऐसे लेबनम टॉप के साथ हुआ है। क्या हुआ है? विद अ ट्विचिंग चिर्प, वो ना ऐसे फड़फड़ाती हुई आती, ऐसे ऐसे करती आती है। सडन स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब हैरानी। एट अ ब्रांच एंड, एकदम ब्रांच पे, शाखा पे पेड़ के लेबनम टॉप के बैठ जाती है। लेबनम टॉप खुश हो जाता है। ओ माय गॉड, वो तो शांत पड़ा था, एकदम नजर पड़ती है ये कौन आई है, और वो ऐसे करते हुए आती, पूरा पेड़ हिला रही है। स्लीक एज अ लिजर्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे लिजर्ड क्रॉल करती है ना, ऐसे लिजर्ड, वो भी ऐसे लिजर्ड की तरह क्रॉल करती है, रेंगती है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, चीची शुरू हो जाती है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग, अपन पंख फड़फड़ाते। पेड़ शांत था, एकदम स्टिल था, एकदम क्वाइट था। लेकिन अचानक से गोल्डफिंच बर्ड आई और उसमें हलचल कर दी। पेड़ के मन में हलचल होने लगी, पूरा पेड़ खिल उठने लगता है। चिटरिंग से, उसके उसके विंग से, उसके ट्रिलिंग से। ट्रिलिंग से मतलब गाना गाना, जो ये गोल्डफिंच बर्ड है ना गाना गाती, ऐसे गाने गाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ था वो एकदम हिल जाता है, गूंजने लगता है, गाने लगता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। ये इंजन से कंपैरिजन किए पोइट ने कि अब वो जो क्या था, वो जो गाना था, वो सब क्या, वो एक तरह से क्या है, एक इंजन हो गया फैमिली का। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद क्या होता है, वो ब्रांच एंड पे जाके बैठ जाती है। एक सेकंड, आ जाते हैं वापस से। हाँ जी, ब्रांच एंड पे जाके बैठ जाती है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ जी, ओके, एक सेकंड। Then with eerie delicate whistle chirp whisperings, नहीं यहाँ पे तो ना, हाँ, she stokes it full then flirts out to a branch and showing her barred face identity mask। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फ्रेज याद रखना। बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसका जो चेहरा होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था,
किस चीज से? स्ट्रिप्स से। वो जो निशान थे, काले काले निशान थे, तो बिल्कुल ऐसा था कि उसने अपना जो आइडेंटिटी मास्क था ना उसको उठा दिया था, शो कर दिया था। देन विद एयरी डेलिकेट विसल चिर्प विस्परिंग, और फिर क्या होता है, फिर चिर 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 की आवाज करते हुए, गूंजते हुए वो क्या करती है? शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यहां पे क्या एग्जाम में पूछेगा मेरा बच्चा? इनफाइनाइट का मतलब क्या यहां पे? स्काई, आसमान की तरफ वो फिर क्या करती है? ब्रांच एंड पे जाती है ऐसे अपना फेस दिखाते हुए, और क्या? उड़ चलती है, उड़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या हुआ होता है भाई? वो गोल्डफिंच आती है, लेबनम टॉप को हिलाती है, डुलाती है, वहां बैठ के गाने गाती है और फिर चली जाती है। और उसके बाद लेबनम टॉप की क्या हालत होती है वो देख लेते हैं। आ जाओ जी थोड़ा सा ऊपर। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और दोबारा से जो लेबनम ट्री था वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, खाली हो जाता है। यानी जैसा पहले शांत था, उसकी पत्तियां बिल्कुल पीली हो रही थी, येलोइश हो रही थी, अब दोबारा से उसकी वही हालत हो जाती है। तो इसके अंदर मेनली हुआ क्या था? लेबनम ट्री था, शांत था, साइलेंट था, बिल्कुल मरा हुआ सा था। एकदम से गोल्ड फिंच नाम की बर्ड आती है, वो वहां पे घोंसला बनाती है, अपने बच्चों को फीड करती है, बिल्कुल एक इंजन की तरह वर्क करती है, जहां पे वो पूरे पेड़ को वाइब्रेट कर देती है अपने गानों से, अपनी फड़फड़ाहट से, अपनी गूंज से। और उसके बाद वो दोबारा से वापस से स्काई की तरफ चली जाती है जहां से वो आई थी उड़कर। और उसके बाद पेड़ दोबारा वही हो जाता है, डेथ लाइक हो जाता है, शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे कोई एक चीज दूसरी चीज को लाइफ प्रोवाइड कर देती है, उसको एकदम उसके अंदर जान भर देती है, इन्फ्यूज कर देती है, लाइफ इन्फ्यूज कर देती है। और क्या महत्व होता है हमारा हमारी जिंदगी में लोगों का, जो हमें आते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें रोशन कर देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो तुम्हें इस पोएम से रिलेटेड याद करनी ही चाहिए, क्या क्या है वो जरा एक समरी सी मैंने बना रखी है, वो जरा देख लेना यार। आ जाओ। द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक। पेड़ की हालत क्या थी लेबनम ट्री की? कैसी थी कि वो कहता था साइलेंट है, डेथ लाइक है, येलो कलर के हो रहा है। गोल्डफिन नाम की बर्ड आती है, मेड इट अलाइव, वो उसको दोबारा से जिंदा कर देती है। बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री, फीड्स हर यंग वंस, वहां वो अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है और अपने जो बच्चे हैं उनको पालने लगती है, एक इंजन की तरह काम करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंजन की तरह कैसे काम करती है, तो कैसे काम करती है? वो ऐसे काम करती है कि हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री, फीड्स हर यंग वंस, और वहां पे गाने गाती है, चिर्प करती है, चिटरिंग करती है। As soon as she leaves to fly, जैसे ही वो उड़ने के लिए तैयार होती है, यानी आसमान की तरफ। इनफाइनाइट का मतलब बार बार पूछेगा तो क्या बता देना है? स्काई। यहां पे इनफाइनाइट का मतलब क्या है? स्काई की तरफ उड़ती है। द ट्री बिकम साइलेंट अगेन, और दोबारा से ट्री क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था जो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आइए इसके पोएटिक डिवाइस देखते हैं। दोस्तों पोएटिक डिवाइस में एलिट्रेशन देखते हैं। एलिट्रेशन का मतलब कि वर्ड का जो पहला साउंड है वो सेम होना चाहिए। जैसे सितंबर सनलाइट, तो सा सा, ये इसके अंदर एलिट्रेशन हो गए दोनों। ट्री ट्रेम्बल्स, टाटा, ये एलिट्रेशन हो गए। सिमिले का मतलब कंपैरिजन करना दो चीजों के बीच, एज लगा के, एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्लीक एज अ लिजर्ड, ये इसमें किसका इस्तेमाल हुआ था? सिमिले का हुआ था। मेटाफर क्या था? कि उसका असली मीनिंग कुछ और निकल रहा हो और उसका रियल मीनिंग जो कहना हो, इनडायरेक्ट मीनिंग इनफैक्ट वो कुछ और निकल रहा हो। जैसे कि शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये क्या है? ये एक मेटाफर था। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, ये मेटाफर था। पर्सोनिफिकेशन का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे दिखाया जाए जैसे कि वो कोई लिविंग थिंग हो। अब इसमें ऐसा कब हुआ था? द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा ट्री ट्रेम्बल कर रहा था, यानी हिल रहा था, गा रहा था, गूंज रहा था, गाने गा रहा था। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ट्री थोड़ी ये काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। और मेरा बच्चा, पोएटिक डिवाइस की मैंने सेपरेट वीडियो भी तुम्हारे लिए बनाई है। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो वीडियो आ चुकी होगी। अगर नहीं आई होगी तो थोड़े एक दो दिन बाद आ जाएगी, देख लेना सेपरेट वीडियो, जिसको देखने के बाद तुम्हें कोई भी पोएटिक डिवाइस रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे देख के पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारा भाई कभी तुम्हें कुछ रटवाता नहीं है। वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे फोकस करके रखता है ताकि तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा कर दे। ठीक है? और कोई डाउट भी आ रहा है ना तुम्हें, यहां भी किसी भी तरह परेशान हो, मोटिवेशन की कमी हो रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में टॉप रहना चाहते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, कनेक्ट करके रहना, टेंशन मत लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इंपॉर्टेंट चीज क्या भाई? एक बार बार सवाल आएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा मेरा बच्चा कि बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का मतलब क्या है। तुम्हें क्या आंसर लिखना है? ये रहा। गोल्डफिन जो बर्ड होती है हैज अ फेस, उसका फेस होता है विद डिस्टिंक्टिव मार्क्स, जिसमें कुछ खास तरह के, अलग अलग तरह के निशान होते हैं। हमने देखा भी था ना, ब्लैक ब्लैक हो रहा था आगे से, अभी देखा था हमने ऐसे। विच एक्ट्स एज इट्स नेचुरल मास्क, जो कि उसके नेचुरल मास्क होता है, ऊपर वाले ने उसे एक मास्क दिया होता है। एंड हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बर्ड, और जिससे पता चलता है कि ये कौन सी बर्ड है, गोल्डफिन बर्ड है। तो इसका मतलब यहां पे ये निकला है। एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं? ओके, What do you notice about the beginning and the ending of the poem? हमने क्या क्या नोटिस किया था भाई? बिगिनिंग में भी जो जो लेबनम ट्री था वो कैसा था? साइलेंट था, डेथ लाइक था। और एंड में भी वो ऐसा ही हो गया था, जब जो गोल्डफिंच बर्ड थी, जब उसको क्या कर रही थी? When she leaves to fly in the sky. इनफाइनाइट का मतलब पता ही था ना, स्काई था। ओके,
टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड एंड व्हाई? जो बर्ड की कंपैरिजन की गई थी उस किससे की गई थी? लिजर्ड से की गई थी, क्योंकि वो क्रॉल करती है लाइक अ लिजर्ड, बिल्कुल लिजर्ड जो उसकी थिक ब्रांचेस होती हैं उस पे ऐसे ही क्रॉल करती है, दैट्स व्हाई उसकी कंपैरिजन की गई थी। क्लियर है? व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? इंजन क्यों क्यों कहा गया था? क्योंकि जो गोल्डफिंच आती है वो बिल्कुल इंजन की ही तरह पूरे ट्री में क्या करती है? एनर्जी को इन्फ्यूज कर देती है। करेक्ट? हाँ जी। अब इस तरह के और आसान आसान से क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करा नहीं रहा, तुम खुद ही कर लोगे, बहुत आसान लगेगा अब तुम्हें। बाकी अज्ञान में दोबारा याद दिला देना चाहता हूं, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव सेशंस होंगे, उनमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन बढ़िया से और हो जाएंगे। आंसर लिखने में अगर कहीं दिक्कत आ रही है ना, ये रही मेरी टॉनिक सीरीज, 3-4 वीडियो हैं, 1.5x पे देख लेना, आंसर लिखने में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, आसानी हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। द वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन की आवाज, बारिश की आवाज। क्या खूबसूरत टाइटल है, वॉल्ट व्हिटमैन की लिखी हुई एक शानदार पोएम है, तुम्हें प्यार हो जाएगा इस पोएम से। देखो ना कितना प्यारा, क्या प्यारा मैसेज दिया है। वॉल्ट व्हिटमैन बहुत बड़े पोइट है इंग्लिश की दुनिया के, तो ये तुम्हारे एग्जाम में रखी हुई ही समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये पोएम। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं वॉल्ट व्हिटमैन का कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर डालूंगा, मटेरियल जरूर डालूंगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अब बारिश हो रही है, बारिश से बातें कर रहा है कवि, यही तो खासियत है, यही तो मजा है। किसका? कविताओं का, पोइट्री का, लिटरेचर का। किसी से बात हो रही, बताओ बारिश की बूंदों से क्या कह रहा है पोइट? पोइट कह रहा है कौन हो तुम, कौन हो तुम भाई, हु आर यू? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? जो हमारा हमारा पोइट है वो पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? बारिश की बूंदों से पूछ रहा है। हु आर यू? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। बारिश हो रही थी, बहुत हल्की हल्की से बारिश हो रही थी, बड़ी प्यारी सी। उसने कहा कौन हो तुम भाई, किससे मिलना है, क्या करती हो तुम? विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर। पहला इसमें स्पीकर कौन है मेरा बच्चा? पोइट है। मान लिया, हाँ भाई पोइट ने बात करी। किससे बात करी? किससे बात करी? किससे बात करी? रेन से बात करी, बारिश से बात करी पोइट ने। किसने? पोइट ने। और फिर आंसर किसने दिया? आंसर किसने दिया? आंसर दिया आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। ये किसने आंसर दिया? रेन ने। तो दो अदर स्पीकर है, वो कौन है? रेन। तो इस पोएम में दो स्पीकर हुए, एक तो पोइट है और दूसरा मेरा बच्चा। सब एक साथ कमेंट में लिख के बता दो यार, दूसरा पोइट के साथ साथ स्पीकर कौन है? रेन है। याद रहेगा? हाँ जी। रेन क्या कहती है फिर, उसका ट्रांसलेशन यहां पे फिर पोएम ने बताया कि रेन ने, पता है मुझसे क्या जवाब दिया? रेन ने, बारिश ने मुझसे कहा आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पूरी दुनिया की एक कविता हूं, एक खूबसूरत कविता। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, एटर्नल अराइज, इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल जिसे टच भी नहीं किया जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता हो। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब अपने बारे में बताती है, मैं कहां से आती हूं, कि मैं ऐसे वेपराइज होती हूं, कंडेंसेशन होता है, इस तरह से मैं आसमान में जाती हूं, बरसती हूं, फिर वापस से ऊपर चली जाती हूं, और मैं कभी खत्म नहीं होती। अपवर्ड टू हेवन winds vaguely formed all together change and yet the same। मेरा जो शेप है वो बदलता रहता है, कभी मैं ऊपर उड़ जाती हूं, कभी मैं बादल बन जाती हूं, फिर बरस जाती हूं, फिर ऊपर चली जाती हूं, मेरा शेप बदलता रहता है, लेकिन मैं वही रहती हूं। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट। लेव का मतलब किसी को धो देना। किसको? ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा, जहां पड़ना होता है मैं उसे धो देती हूँ। एटॉमीज, एटॉमीज का मतलब बिल्कुल जो छोटी से छोटी चीजें होती हैं, बीज होते हैं, उनको मैं क्या करती हूं? उनको मैं पानी देती हूं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो डस्ट पूरे ग्लोब के ऊपर, आसमान के ऊपर जो पूरा छा जाती है ना, जो प्रदूषण होता है, उसको भी मैं साफ कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वाज सीड्स ओनली। और मेरे बिना तो ये सारी चीजें सिर्फ बीज हैं, क्योंकि जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी तब तक कोई कोई बीज, फूल या फसल नहीं बनेगा। लेटेंट, अनबॉर्न एंड फॉरएवर। और वो सब क्या है? अनबॉर्न है, वो कभी पैदा ही नहीं हो सकते, वो सिर्फ बीज बन के रह जाएंगे अगर मैं ना हूं तो। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। और क्या कहते हैं कि मैं क्या करती हूं? मैं वापस से खत्म होती हूं और दोबारा से बॉर्न होती हूं। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और मैं दोबारा से अपने वापस से ओरिजिन में आ जाती हूं, अपने रिसोर्स पे आ जाती हूं। क्यों? रेन का काम क्या होता है? पहले भाप बन के ऊपर जाती है, पानी जो होता है ऊपर चला जाता है, फिर वही बादल बनता है और फिर बरस जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, यही साइकिल चलता रहता है। रेन को इससे मतलब नहीं है। रेन कहती है मुझे इससे मतलब नहीं, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे नोटिस करता है नहीं करता, मैं अपना काम कर रही होती हूँ। मैं इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाती हूँ। क्या करती हूँ मैं इसको ब्यूटीफुल बनाती हूँ, मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और मैं इस पूरी दुनिया को प्योर और ब्यूटीफुल बनाती हूँ। अब बाद में पोइट ने रेन को एक सॉन्ग की तरह कंपैरिजन किया है। वो सॉन्ग होते हैं, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वेंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड। रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब हर्ड और अनहर्ड। इसका मतलब क्या है मेरा बच्चा?
जब ये समझ में आ जाएगा तो ये पूरी लाइन समझ में आ जाएगी कि जो कि कोई सुने या ना सुने, हर्ड और अनहर्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न। जैसे कि गाना होता है, कोई सॉन्ग होता है, वो सॉन्ग कैसा होता है? सॉन्ग ऐसा होता है कि किसी सिंगर ने गाया, बड़े मन से गाया, अगर उसने सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, वो दोबारा से उसके ही पास वापस आ जाता है, उसे वही सुकून देता है, वही शांति देता है। वो इसी तरह से रेन जो होती है, रेन भी अपना काम करती है, वो भी एक गाने की ही तरह है। क्या कि वो निकलती है, वॉइस ऑफ द रेन आप बता रही है कि वो भी ऐसे निकलती है, लोगों को फायदा पहुंचाती है, दुनिया को साफ सुथरा करती है, ब्यूटीफाई करती है और वापस से अपनी जगह पे चली जाती है। जैसे कि गाना हमें खुशी देता है, उसी तरह से जो रेन पूरा अपना काम करती है, वो भी इसी तरह से खुशी देती है। दोस्तों बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारी पोएम थी, बहुत ही प्यारी लाइंस थी। अब मैंने इसे तुम्हारे लिए आसानी बनाने के लिए इसको मैंने एक तरह से समराइज कर दिया। क्या है इस पोएम के अंदर? एग्जाम में जो तुम्हें लाइंस काम में आएंगी ये सुनो। पहले तो ये बता दो, एक साथ बता दो, अब तक 3 पोएम पढ़ी हमने, तीसरी पढ़ रहे हैं। इन सब की पोएम और पोइट के नाम एक बार लिख दो यार, लिख दो कमेंट में, याद रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। और बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे सर हॉर्नबिल की करा दी सब चैप्टर्स की आपने रिवीजन? हाँ मेरा बाबू, मैं तुम्हारी पूरी रिवीजन करा रहा हूं हॉर्नबिल की। इससे पहले 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो बना रखी थी, ये रही हॉर्नबिल की, ये पोएम की करा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें स्नैपशॉट की मिल जाएगी, ठीक है? तो टेंशन मत लेना। और इसके बाद लाइव दोबारा से बता रहा हूं, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव रिवीजन कराने तुम्हारा भाई यहीं खड़ा होगा, टेंशन मत ले लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कुछ आए, कमेंट भर देना, मैसेज भर देना मेरे, ताकि मेरे कान तक आ जाए, ठीक है? आ जाओ अब देखते हैं इसको। इट इज अ कॉन्वर्सेशन, ये कहानी तो है, बातचीत ही तो, कॉन्वर्सेशन है बिटवीन पोइट एंड रेन। रेन की तो हो रही है, ठीक है जी। द पोइट आस्क फॉलिंग स्टार हु आर यू। पोइट फॉलिंग स्टार से पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो? रेन क्या रिप्लाई करती है देखो, कि मैं कहां से उठती हूं, कि इट राइजेस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में ये राइज उठती है। चेंजेस इट्स शेप्स येट रिमेन सेम, वो अपने शेप बदलती है फिर भी सेम रहती है। प्रोवाइड्स वाटर टू ड्राउट प्रोन एरियाज, जहां पे बाढ़ आनी, जहां सूखा पड़ना होता है, वहां ये क्या करती है, वहां पे पानी देती है। और क्या करती है, प्रोवाइड्स लाइफ टू सीड्स, जो बीज होते हैं उनको जिंदगी देती है। और जिंदगी दुनिया को क्या बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। मेक दिस वर्ल्ड प्योर एंड ब्यूटीफुल। इतना क्लियर हो गया। जो लेयर होती है, डस्ट लेयर होती है, उसको क्या करती है, रिमूव करती है, सबसाइड करती है। और क्या करता है पोइट, पोइट कंपेयर करता है रेन को एक सॉन्ग की तरह। कैसे? जैसे कि सॉन्ग ओरिजिनेट होता है कहां से, हार्ट ऑफ द सिंगर से, और वापस से वहीं चला जाता है, वैसे ही रेन होती है। ये लाइंस याद रख लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरी पीडीएफ, मेरे हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के नोट्स मिल जाएंगे, समरी के नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं, इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। आइए दोस्तों इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे दिखाना जैसे कि वो लिविंग थिंग्स की तरह बात करती हो। जैसे यहां पे क्या बोल रही है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। कभी रेन बात कर सकती है, बारिश की बूंदें बातें करती हैं क्या? नहीं। तो ये क्या था, एक पर्सोनिफिकेशन था। साथ साथ ये एक मेटाफर भी था कि इसका इनडायरेक्ट मीनिंग कुछ और भी निकल रहा था। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ का मतलब क्या था कि रेन की कंपैरिजन की गई है एक पोएम से। आ जाते हैं हाइपरबोली, एक किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना। तो बॉटमलेस सी यहां पे क्या दिखाया गया, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इमेजरी विजुअल डिस्क्रिप्शन किसी चीज का देना। यहां पे सॉफ्ट फॉलिंग शायर दिखाया गया था कि ऐसे हल्का हल्का सा एक बूंदाबांदी हो रही है, झरना सा बह रहा है। तो ये क्या था, इससे दिमाग में एक चित्र बन रहा था। तो यहां पे क्या था, एक इमेजरी बनाई गई थी। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देख लेते हैं भाई। क्या था, What does the phrase strange to tell mean? Strange to tell का मतलब क्या था कि पोएम बात नहीं, जो रेन है बात नहीं करती। So that was something strange that the rain was talking to poet. तो ये थोड़ा सा strange था, ठीक है? आंसर जो मिल रहा था, उसको रिप्लाई जो मिल रहा था। एक क्वेश्चन है, there are two voices in the poem. Who do they belong to? तो यहाँ पर दो पोएम किसके, दो वॉइस किस किसके, तुम्हें पता ही है। ये आंसर तो तुम पे छोड़ देता हूं मैं। ओके और नेक्स्ट है, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम। साइक्लिक मूवमेंट क्या है कि पहले वाटर वेपर से बनती है, ऊपर जाती है, क्लाउड बनती है, वापस रेन शार हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है। ये पूरा एक साइक्लिक मूवमेंट है। ये तुम आराम से कर लोगे, इसमें सच तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है? और देयर इज पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। बहुत सिंपल सा है कि यहां पे सॉफ्ट फॉलिंग शायर को दिखाया गया है। जैसे कि जो गाना गाया जाता है वो बिल्कुल हार्ट से गाया जाता है, बहुत प्योर होता है। ओके, और दूसरा रेक्ड और अनरेक्ड का मतलब भाई ऐसे ही, भाई बारिश हो रही है, अब किसी को मतलब नहीं कि कोई इसकी तरफ ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, वो अपना पूरा काम कर रहा है। ऐसे ही अगर कोई गाना गाया जा रहा है, अगर उसे सुना गया है, हर्ड है या अनहर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये रेक्ड और अनरेक्ड वर्ड यहाँ पे जो कंपैरिजन के लिए यूज किए गए हैं, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसमें तुम कहीं फंसोगे नहीं, मैंने तुम्हें अच्छे से ये चीजें करवा दी हैं। स्टिल कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, और दोबारा से लाइव सेशन में से हमें मिलना ही है, उसमें और अच्छे से कर लेंगे। अभी मैं चाह रहा हूं तुम्हारा
कम समय में पूरा कंपाइल करा दो। एक्सप्लेनेशन पे मेरा ज्यादा ध्यान है ताकि एक्सप्लेनेशन बढ़िया सी हो जाए, फिर क्वेश्चन कोई भी आ जाए मेरा बच्चा कोई भी फिर डरेगा नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। भाई मन तो कर रहा है ये गाना पूरा ही गुनगुना दूं, लेकिन क्या करूं मजबूरी है। पूरा तुम्हारे लाइव सेशन में गाऊंगा यार, गाऊं लाइव सेशन में, जब लाइव करेंगे हाँ तब गाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा गाना ही तुम्हारी इस पोयम को पूरा समाप्त कर देता है, इसे पूरा एक्सप्लेन कर देता है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपना, बचपना ही तो। अब इसके अंदर जो पोइट है वो पता है क्या पूछ रहे हैं? ये मेरा बचपना कब चला गया, मैं बड़ा कब हो गया। जैसे कि तुम अभी 11th क्लास में आए हो, तुम्हें पता है कि बस तुम्हारे पास इसके बाद 1 साल और है, उसके बाद तुम्हारी स्कूल लाइफ खत्म है। स्कूल लाइफ खत्म है, हाँ जी। फिर 12th करते तुम्हारी स्कूल लाइफ खत्म, तुम बच्चे से बड़े हो चुके होंगे। तुम ढूंढोगे वो बस्ता, वो किताबें, वो साथी, वो यूनिफॉर्म, वो स्कूल, वो क्लास, वो बेंच, जो फिर तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। तुम्हारा बचपना वहीं खत्म हो जाएगा। अब तुम जवान कहलाओगे, तुमसे उम्मीदें की जाएंगी कि तुम करियर में कुछ करो। वो जो बचपन की मासूमियत थी, वो जो लोग तुमसे प्यार करते थे, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ घूमते थे, तुम्हें घुमाते थे, वो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ऐसा ही सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। आ जाओ, अब क्या कह रहे हैं हमारे मार्कस नेटन, जो कि इसके पोइट हैं। एक बार कमेंट में नाम लिख दो, याद रह जाएगा। वो कह रहे हैं व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना, मेरा बचपना कहां गया, कब गया, बताओ ना, कब गया मेरा बचपना। व्हेन, मुझे तो पता ही नहीं चला। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, ये तब हुआ जब मैं 11 साल का हो गया था तब। उसके बाद वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography, या मेरा बचपना तब गया जब मुझे पता चला कि स्वर्ग और नर्क ज्योग्राफी में नहीं है, यानी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी प्लेसेस है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वाज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मैं बड़ा हो गया और मेरा बचपना मुझसे खो गया। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कहां गया, कब गया, कहां गया, कब गया मेरा बचपना, कब गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, क्या ये उस वक्त गया जब मुझे पता चला, जब मुझे एहसास हुआ कि जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, ये जो एडल्ट्स हैं, ये वैसे नहीं है, ये वैसे नहीं है जैसे ये नजर आते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, ये लव की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। दे प्रीच ऑफ लव, प्रीच करना, भाषण देना, किसी चीज को प्रोपेगेट करना, प्रवचन देना, ये प्रीच करते हैं लव को, टॉक करते हैं लव को, लव की बात करते हैं, लेकिन असल में ये प्यार नहीं करते। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन ये प्यार से एक्ट नहीं करते, प्यार की बातें नहीं, बस सिर्फ बातें ही बातें करते हैं, असल में प्यार से पेश नहीं आते। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मेरा बचपना मुझसे छिन गया। कितनी खूबसूरत बात है मेरा बच्चा। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब गया, बताओ ना मुझे। बार बार ये कह रहे हैं कि कब गया, वो दिन कौन सा था, वो मोमेंट कौन सा था जब मेरा बचपना मुझसे छिन गया। क्या कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं आगे हमारा पोइट कहता है, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, क्या ये उस दिन मेरे से दूर चला गया मेरा बचपना जब मुझे लगा कि मेरा दिमाग मेरा अपना दिमाग है, मैं अपनी सोच से सोचूंगा, टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि मैं उसको ऐसे इस्तेमाल करूंगा जिस तरह से मुझे इस्तेमाल करना है, दूसरों की बातें आंख बंद करके नहीं मानूंगा मैं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मैं वो थॉट्स प्रोड्यूस करूंगा या मैं वो चीजें सोचूंगा, वैसे सोचूंगा जो दूसरों के थॉट्स ना हो, जो दूसरों की तरह ना हो, जो दूसरों के लिए ना हो। ओके, बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट द डे, जो कि सिर्फ मेरी सोच होगी, मेरे विचार होंगे, किसी और के विचार मैं अपने ऊपर नहीं ला दूंगा, अपनी सोच समझ से काम करूंगा। बहुत बार हमसे कहा जाता है कि उससे नफरत करो, वो तो बहुत बुरा है, उससे भेदभाव करो, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो कम है, वो ज्यादा है। हमें डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जाता है कभी कभी हमारे बड़ों के द्वारा ही, हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स हमसे कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होती, लेकिन उस मोमेंट पे हम अपना दिमाग लगा के सोचते हैं कि नहीं यार ये सही है, ये गलत है, तो सही गलत का फैसला हम अपने दिमाग से करें, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या उस दिन, जिस दिन मैंने सही गलत का फैसला खुद करना शुरू किया, क्या मैंने सही और गलत में फर्क करना शुरू किया, उस दिन मेरा बचपना मुझसे चला गया। Where did my childhood go, मेरा बचपना कहां गया, बताओ कब गया मेरा बचपना। उसके बाद पोइट कहता है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। पोइट को अब जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया। पोइट कह रहा है कि मुझे पता चला है मेरा बचपना कहां कब गया, ये चला गया है किसी फॉरगॉटन प्लेस पे, ऐसी जगह जिसको भुला दिया गया है,
दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, जो कि छुपा हुआ है कहां पे? एक जो इन्फेंट छोटा बच्चा होता है, मासूम बच्चा, उसके चेहरे पे, चेहरे के अंदर वहां छुपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, बस इतना ही मैं जानता हूं। वेन डिड माई चाइल्डहुड को, मेरा बचपना कब गया मुझे पता नहीं चला। तो इस तरह से पोएट ने, मार्कस नेटन ने बहुत प्यारे तरीके से ये आपकी पोयम जिसका नाम है चाइल्डहुड, वो आपके सामने रखी है मेरा बच्चा। मैंने आपके लिए इसकी एक्सप्लेनेशन एक अलग वे में, इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि एग्जाम में तुम्हारे काम आएंगी, वो मैंने यहां पे तुम्हारे लिए लिख दी। जरा इसको ध्यान से देख लेते हैं। द पोइट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, के पोइट अपने लॉस्ट जो चाइल्डहुड, उसका चाइल्डहुड गुम हो गया है, खो गया, उसके बारे में सोचता है कि वो कब गया। ही वंडर्स, वो सोचता है, वो हैरान होता है, अबाउट द मोमेंट वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि वो कौन सा पल था जब उसका चाइल्डहुड उससे छिन गया था, दूर चला गया था। ही रियलाइज द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल, वो लोग की हिपोक्रेसी के बारे में सोचता है कि पीपल टॉक अबाउट, जो एडल्ट्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? पीपल टॉक अबाउट लव, दे प्रीच अबाउट लव, बट दे डू नॉट एक्ट लविंगली। दैट्स द ट्रेट ऑफ द पीपल, दैट्स हाउ पीपल बिहेव। वो ये सारी चीजें सीखता है, समझता है, रियलाइज करता है। हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस एंड एट लास्ट वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे, एक गुम भूली हुई जगह पे पहुंच गया है, एक छुपी हुई। और वो कहां पे छुपी है? इन द प्लेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, एक छोटा सा इन्फेंट जो था उसके चेहरे में वो अपना चाइल्डहुड ढूंढता है। जैसे छोटे बच्चे, जैसे मुझे अपना चाइल्डहुड देखना होगा कि मैं अपने जैसा ही कोई छोटा बच्चा देखूंगा, हाँ, उसमें मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर तुम्हें मासूमियत देखनी हो, बच्चों में मिलते हो, बड़े मासूम होते हैं, तो वहां उन चेहरों के अंदर कहीं जाके छुप गया है पोइट का बचपना। दोस्तों अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं और इसके फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों उसमें पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एक एंटीथेसिस इसमें है। एंटीथेसिस का मतलब होता है जहां दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए जाए, जैसे कि हेल एंड हेवन, ये दो अपोजिट वर्ड थे जो कि एक साथ यूज किए थे, ठीक है। ऐसे बिटर स्वीट हो सकता है, तो बिटर और स्वीट दोनों एक साथ यूज हुए हैं। ऐसे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी इसमें क्या था? एलिट्रेशन, माय माइंड, विच एवर वे, वावा, इसके अंदर एलिट्रेशन था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या आप इसमें पूछे जा सकते हैं? मेन क्वेश्चन तो इसमें यही पूछा जाएगा कि बताओ जी, जो व्हाट इज द पोएट फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, के चाइल्डहुड के बारे में पोएट की फीलिंग क्या थी? तो वो कहेंगे कि पोएट इज जस्ट रिकॉलिंग द टाइम, रिकॉलिंग द मोमेंट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कब उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया। और उसके बाद बताएंगे ही रियलाइज दैट एल्डर्स आर नॉट द सेम, दे सीम टू बी, ये सेम नहीं है जैसे वो नजर आते हैं। दे टॉक अबाउट लव, दे प्रीच अबाउट लव, बट दे डू नॉट एक्ट लविंगली, दे आर हिपोक्रेट्स। ये वाली बात आ जाएगी, पूरी समरी आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। और अब पोइट को चाइल्डहुड किस में नजर आता है? तो उसको लगता है कि वो किस में, एक इन्फेंट के फेस के अंदर उसको अब चाइल्डहुड उसका नजर आता है। वो कहता है कि वो वहां जाके उसमें शेल्टर ले लिया है, जो बच्चे होते हैं उनके फेस में, इन्फेंट के फेस के अंदर। क्लियर? ठीक है। एक क्वेश्चन है कि What according to the poem is involved in the process of growing up? ग्रोइंग अप में क्या क्या होता है? उसके अंदर एडल्टहुड होता है, लव होता है, रियलाइजेशंस होते हैं। ये बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें आप अपनी तरफ से जो भी आप फील करते हो, 2-3 लाइन यहां से उठा के लिख सकते हो, बट आपको पोएम का मीनिंग पता होना चाहिए। बहुत प्यारी, सिंपल, मजेदार पोएम थी। और बाकी क्वेश्चन इसके और बहुत सारे क्वेश्चन हम लाइव सेशन में करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ, जो कि आखिरी पोएम होने जा रही है, फादर टू सन। एक पिता अपने बेटे से बात कर रहा है, आइए देखते हैं। मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। जी हां दोस्तों, बाप के ऊपर, पिता के ऊपर, फादर के ऊपर एक प्यारी सी पोयम है, जो कि एक बाप के दर्द को बयां करती है, उसके बारे में व्याख्या करती है कि एक बाप को कैसा लगता है जब उसके और उसके बच्चे के बीच में जनरेशन गैप आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, बेटा बाप को पसंद नहीं कर रहा है, उन दोनों की अब सोच नहीं मिल रही है, साथ में रहने में दिक्कतें हो रही हैं। ये दर्द, ये तकलीफ बता रही है ये पोएम, जिसका नाम ही है फादर टू सन। एक बाप, एक पिता अपने बेटे से बात कर रहा है, बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उससे पूछ रहा है कि मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा है, क्या हुआ हम दोनों के बीच, हम दोनों में इतना फासला कब आ गया। आइए दोस्तों, एक प्यारी सी पोयम जिसको देख के मजा आ जाएगा, जो लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। बहुत प्यारी सी पोयम है, आइए पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहे हैं एक पिता? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को अब समझ नहीं पाता हूं, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं, ये कैसा है, क्या महसूस करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, इस बच्चे को मैं नहीं समझता हूं। दो हालांकि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, जबकि हम एक साथ रहे हैं एक ही घर में सालों साल। आई नो नथिंग ऑफ हिम, लेकिन मैं इसके बारे में जरा भी नहीं कुछ जानता हूं।
So try to build up a relationship from how he was when small. मैं कोशिश कर रहा हूं दोबारा से वो रिश्ता पैदा करने का, वो रिश्ता बनाने का जब ये छोटा सा था, मेरा बच्चा था, ये मेरी गोद में रहता था, मेरा हाथ पकड़ के चलता था। मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं इससे वही रिश्ता बनाने का। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? क्या मैंने मार दिया है? क्या मेरी परवरिश इतनी खराब थी? क्या मैंने जो इसको पाला पोसा, जिस तरह से मैंने पाला पोसा, जो बीज को मैंने बोया, क्या वो खराब हो चुका है? क्या मेरी परवरिश में कमी रह गई? क्या मैं इससे जो रिश्ता मुझे बनाना चाहिए था, क्या मैं वो बनाने में नाकाम हो गया? क्या मेरी गलती थी? क्या कहीं मैं ही गलत था? क्या कि अब लैंड का मतलब यहां पे क्या है? लैंड का मतलब है उसकी खुद की दुनिया। किसकी दुनिया? बच्चे की दुनिया, सन की दुनिया। क्या उसकी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है? क्या उसके वर्ल्ड में मेरी कोई जगह नहीं है? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। कहीं भी हमारे बीच किसी भी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वी हैव अ जनरेशन गैप, हमारे बीच गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। वी डोंट टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इससे बड़ी तकलीफ और क्या होगी मेरी? एक बाप के तौर पे मैंने उसे पाला है, मेरा बच्चा है वो। This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. ये जो बच्चा है, ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। ये इसका डिजाइन, इसकी क्रिएशन बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरा ही तो एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन जो ये चाहता है, जो ये सोचता है, मैं बता नहीं पाता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं शेयर नहीं कर सकता हूं। दिस इज माई ग्रीफ, दिस इज माई प्रॉब्लम। मैं बहुत तकलीफ में हूं। ये दर्द बयां कर रही है तुम्हारी पोएम। एक बाप कह रहा है, चीख चीख कर कह रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू। हमारे बीच खामोशी है, हम बात नहीं करते हैं, हम दोनों ही खामोश रहते हैं, हमारे बीच बात नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि वो एक बड़ा खर्चा करे, एक बड़ा खर्चा करे और एक खर्चीला काम करे। खर्चीला काम जानते हो क्या कह रहे हैं? एक ऐसा खर्चीला काम करे कि रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कि वो अपने बाप के घर वापस आ जाए। यानी एक नुकसान वाला, एक बड़ी कॉस्ट अदा करे और आ जाए ना यार, आ जाना मेरे घर पे वापस, आ जा अपने बाप के पास। आता क्यों नहीं? द होम ही न्यू, उसी घर में जो तेरा है, जिसे तू बचपन से जानता है, वही बाप जिसके देख के तू बड़ा हुआ है, आजा मेरे पास वापस। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। मैं नहीं चाहता कि वो एक अपनी अलग दुनिया बनाए, मुझसे दूर चला जाए, उसकी सोच बिल्कुल अलग हो जाए, अपनी जिंदगी अलग से गुजारने लगे। आई डोंट वांट दिस, आई वांट हिम बैक। मैं उसे वापस चाहता हूं अपने पास, अपने बच्चे को, अपनी परछाई को। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ कर दूंगा। अरे मेरा बच्चा ही तो है, उसने कोई बात नहीं मेरे से बात नहीं की। वी डू हैव जनरेशन गैप, वी डू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग, वी डू हैव कम्युनिकेशन गैप, येट स्टिल आई विल फॉरगिव यू माय सन। मैं तुझे सीने से लगाना चाहता हूं, एक बार आ तो सही मेरे पास, आ तो सही, मैं तुझे माफ कर दूंगा। आई विल फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। और ये जो दर्द है ना, ये जो दर्द है, मैं चाहता हूं कि ये प्यार में बदले, ये दर्द खत्म हो जाए। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. हम दोनों एक ही तो जमीन पे रहे हैं, एक ही जैसे तो हैं, हमारे बीच कोई बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। मेरे समझ नहीं आता, मैं समझ नहीं सकता हूं कि ये जो दुख दर्द है, जो तकलीफ है, ये गुस्से में क्यों बदल जाती है। आता क्यों नहीं वापस? आना, बात कर, बाप हूं मैं तेरा। एक बाप ऐसे सोच रहा है। We each put out an empty hand, longing for something to forgive. हम हाथ बढ़ाते हैं लेकिन सब कुछ खाली है, हमारे बीच कुछ नहीं सही हो पा रहा है। सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है कि किसी तरह इस बच्चे को मैं समझा सकूं कि तू मेरा ही है और मेरा ही औलाद है, मेरा बच्चा है। तू मुझे समझ, मैं तुझे समझना चाहता हूं, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मैं तुझे दूर नहीं जाने दे सकता। आई एम योर फादर, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू कम बैक टू मी। एक बाप कह रहा है, ये उसकी फीलिंग्स है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, क्या हम दोनों एक दूसरे को माफ कर देंगे? आ ना, बात कर, बैठ। दोस्तों, इसमें मजे की बात यह कि जो पोएम लिखी है, ये एक फीमेल पोएट ने लिखी है, लेकिन एक औरत भी, एक मां भी, एक बाप का दर्द बता रही है। और क्या खूबसूरत दर्द है दोस्तों। कुछ भी करना जीवन में, जितने भी मेरे देखने वाले लोग हो, कभी किसी पैसे की वजह से, किसी इंसान की वजह से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वैसे तो ये फादर टू सन है, मैं फादर टू डॉटर भी कह रहा हूं,
डॉटर के लिए भी यही है। कभी भी किसी की वजह से अपने बाप को, अपने पिता को तकलीफ मत देना। तुम सोच नहीं सकते उन्होंने तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया होता है। हो सकता है तुम आज उन्हें नहीं समझ पा रहे हो सकता है कि अभी तुम्हारी सोच ना मिलती हो, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है नहीं, पापा ने सही कहा था, पापा की बात सही थी और मैं शायद गलत था, मैं तब नहीं समझ पाया था, मैं तब नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है यार, ही वॉज राइट। उनके जो सेक्रीफाइसेस है वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पिता के सेक्रीफाइसेस को कभी व्यर्थ मत जाने देना। आइए देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइस। तो सब एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम के अंदर जो एक्सप्लेनेशन, जिन लाइंस की तुम्हें जरूरत पड़ेगी लिखने की, वो लाइंस क्या है कि दिस इज द गिल्ट एंड एंग्विश ऑफ ए फादर। बाप का गुस्सा, एक बाप का गुस्सा है, उसका गिल्ट है, who doesn't have good relationship with his son, जिसके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है अपने बच्चे के साथ। देयर इज अ जनरेशन गैप बिटवीन देम, दोनों के बीच में जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। He does not know much about his son, वो अपने बच्चे के बारे में ज्यादा नहीं जानता। They speak like strangers, they do not understand each other, वो strangers की तरह बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझते नहीं है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। He is trying to resolve the issues, वो जो फादर है वो अपने बच्चे के साथ अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसके पास वापस आ जाए। He wants his son back, वो अपने बच्चे को वापस लाना चाहता है, ठीक है। आइए इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट वर्ड सारे कमेंट में लिखते चले जाना, अपनी कॉपी में लिखते चले जाना, ताकि तुम्हें याद रह जाएं। एक बार लिख लिया करो जरूर से। सिमिले क्या है इसमें? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम लाइक और एज जहां इस्तेमाल हो जाता है वो सिमिले कहलाता है, तो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। एलिट्रेशन क्या क्या है इसके अंदर? द सीड स्पेंट सोन, सा साउंड इसके अंदर आया तो एलिट्रेशन हुआ। साइलेंस सराउंड्स अस, सा इसके अंदर भी आया। मेटाफर इसमें क्या था? द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर, यहां पे इसका मतलब ही क्या था कि इसमें दिखा रहा था कि वो जो बीज बोने का मतलब कि बच्चा जो पैदा हुआ था उसे पाला पोसा था, उसको दिखा रहा था, तो ये मेटाफर था इसके अंदर। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, लैंड मतलब उसका जो वर्ल्ड था, उसकी जो दुनिया है वो अब उसकी है, मेरा उसमें कोई जगह नहीं है, ये इसके अंदर मेटाफर था। और भी था, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, ये सब लाइन्स में किसका इस्तेमाल हुआ है? मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेनली तो इसमें यही है कि बताओ फादर क्या चाहता है, समरी आ सकती है, पूरी समरी आ जाएगी कि बताओ फादर का क्या एंग्विश है, क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम, वही कि उसकी हेल्पलेसनेस कैसे दिखाई जा रही है, कि वो पूरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको लिखाई कि ही वांट्स टू रिजॉल्व हिज इश्यूज विद हिज सन एंड द फादर इज हैविंग सम जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप विद हिज सन, वही सारी चीज आ जाएंगी कि उसकी गुड रिलेशनशिप नहीं है, उसका एंग्विश है, उसका गिल्ट है, वो सब कुछ है, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन लाइफ दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन, दोनों के बीच डिस्टेंस है, तो उसमें कि उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो दुनिया है, हिज लैंड इज नॉट माइन, उसकी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, आई नो नथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये सारी जो लाइन्स थी, इस तरह की जो भी लाइन्स थी, वो सब किसको दिखा रही है? उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को दिखा रही हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ओपन एंडेड सी पोएम है, बहुत कुछ इसमें है नहीं। अगर तुम एज इट इज तुम्हारे स्टैंजा सामने रख दिया जाए, उसमें से लाइंस लिख के भी तुम बना के सेंटेंस इजीली बना सकते हो, ठीक है। मेरा बच्चा फिर भी कहीं कोई भी दिक्कत आए, अभी तो मैंने कोशिश क्या करी कि इस पूरी वीडियो को, इस पूरी एक्सप्लेनेशन को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दे दूं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से करूं, ताकि तुम्हें एक एक चीज पता हो, एक एक वर्ड पता हो। एग्जाम के लिए जो मोटे मोटे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने तुम्हें बता दी, कीवर्ड्स मैं बताता हुआ चलता चला गया। अब बारी है हमारी, अगली जो बारी होगी वो होगी हमारी इनके क्वेश्चंस की, जो कि लाइव सेशंस में लूंगा और उसमें भर के इनके क्वेश्चंस करा दूंगा, दोबारा से इसे रिवाइज कराऊंगा, दोबारा इसके क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे चाहिए तारीख, डेट बताओ जी, तुम्हारे एग्जाम कब है, क्योंकि तुम्हारे भाई को, बड़े भैया को, तुम्हारे 9th का भी ख्याल रखना होता है, 10th का भी रखना होता है, 11th का भी, 12th का, सबका रखना पड़ता है। सीयूटी वाले अलग से नाराज रहते हैं, तो मुझे उनका भी सोचना है, तो मुझे अपना जो शेड्यूल है उसी तरह से बनाना होगा यार। तो तुम ना मुझे डेट बता देना कि किस डेट पे तुम्हारे एग्जाम है, जिस डेट पे सबसे ज्यादा बच्चों के एग्जाम होंगे उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेंगे हमारे लाइव सेशन। नेक्स्ट स्नैपशॉट का वीडियो आएगा, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, तैयार रहना। हॉर्नबिल जिसने नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, मस्ट है, इंग्लिश में प्रॉपर पूरे नंबर लाने के लिए मस्ट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपना प्यार जरूर देना, लाइक नहीं किया तो जरूर करना, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि ये पढ़ाई की वीडियो नहीं है, ये पढ़ाई की वीडियो नहीं थी, इसमें तो माँ बाप की बातें हो रही थी भाई, तो ये सारी चीजें बहुत प्यारी प्यारी थी। अच्छी लगी हो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।